देश में चुनाव कोई भी हो, लेकिन पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। खुद को दूसरी पार्टी से बेहतर बताने की होड़ शुरू हो जाती है और अभी ऐसा ही कुछ हाल 5 राज्यों में शुरू हो चुका है, जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी हलचल मची हुई है। हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और खूब भुनाया जाता है, लेकिन आखिर में फैसला तो जनता ही करती है कि उसे किस पार्टी का मुद्दा पसंद आया और वो किस मुद्दे के आधार पर वोट करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव किसी जंग से कम नहीं होते, जिसमें फतेह हासिल करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। इसी के चलते खुद को बेहतर और दूसरों को बेकार बताने की होड़ शुरू हो जाती है, जिसके लिए मुद्दे ढूंढे जाते हैं, उन पर वार पलटवार का दौर शुरू होता है। यानी हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है। पर पार्टियां कितनी भी कोशिश कर ले, आखिरी फैसला तो जनता के हाथ में ही होता है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। चुनाव के दौरान किस मुद्दे ने किस पार्टी को फायदा पहुंचाया, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलता है। अब क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से ही ये अनुमान लग जाता है कि केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है। इसीलिए सभी पार्टियों की निगाहें सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर रहती हैं और ये आप लोग अभी देख भी रहे होंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सुर्खियों में छाया हुआ है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं जिन्हें जनता पसंद करके वोट दे सकती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने में अब 3 महीने का ही समय रह गया है और पार्टियों में कुर्सी पर काबिज होने की होड़ लग चुकी है। यूपी में इस बार किसान, मंदिर विकास और रोजगार मुख्य मुद्दे बनते दिख रहे थे, लेकिन अभी हाल में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी विवाद ने तेजी पकड़ ली है और इस घटना ने किसान आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीति को नया रंग भी दे दिया है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में इसका खूब इस्तेमाल कर रही है, जिसमें सबसे आगे कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस को तो जैसे इस मुद्दे के रूप में जीवनी बूटी मिल गई है, जिससे वो खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीवित कर सकती है। वहीं दूसरी पार्टियां जहां सत्ताधारी पार्टी की खिंचाई में लग गई हैं, तो योगी सरकार भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार ने 4.5 साल में इतनी स्पीड से काम नहीं किया जितना पिछले दिनों घटी 2 घटनाओं के दौरान किया है। देश में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं। अब क्योंकि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही है, इसलिए किसानों ने भी कह दिया कि सत्ता में बैठे नेता केवल वोट की भाषा समझते हैं। इसीलिए इस चुनाव में लोगों से सत्ताधारी पार्टी भाजपा को वोट न देने की अपील करेंगे और राजनीतिक पार्टियां मौका परस्त बनकर इसे चुनावी एजेंडा बनाकर चुनावी मैदान में कूद गई। वहीं दूसरी तरफ किसानों के ऐलान से डरी सत्ताधारी पार्टी भी रूठे किसानों को मनाने में जुट गई और चुनाव से पहले ही उन्होंने किसानों को मनाने के लिए गन्ना का समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि शायद इससे किसान मान जाएंगे। शायद ऐसा हो भी जाता, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया जिससे किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जिसके बाद जब किसान मंत्री का विरोध करने पहुंचे तो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके बाद तो मामला बिगड़ ही गया और अब कोई उम्मीद नहीं कि किसान बीजेपी को माफ करेंगे। हालांकि योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। मामले का मुख्य आरोपी भी पुलिस रिमांड में है, लेकिन अभी किसानों की मांग है कि केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी, और किसानों की इस मांग का विपक्षी पार्टियां पूरी तरह समर्थन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद इस मुद्दे से उनका वोट बैंक मजबूत हो जाए। सत्ताधारी पार्टी जनता के किसी वर्ग को नाराज नहीं रखना चाहती, जिसके लिए बीजेपी ने किसानों ही नहीं बल्कि प्रदेश के नाराज ब्राह्मणों और बाकी जातियों को रिझाने के लिए अपना सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड भी खेल दिया है और इसी फॉर्मूले को फिट करने के लिए चुनावों से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के वक्त भी उत्तर प्रदेश का खास ख्याल रखा गया था। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा बसपा के अलावा कांग्रेस तो मजबूत दिख ही रही है, साथ ही ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी इस बार चुनाव और ज्यादा कठिन हो गया है।
कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले से ही नए तेवर के साथ जनता को अपने पक्ष में करने में जुट गई हैं। लगभग सभी पार्टी बीजेपी की ही तरह हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही हैं और ब्राह्मणों को साधने में भी लगी हुई हैं। प्रियंका गांधी चुनाव के चलते अपने नए अवतार में दिखाई दे रही हैं, तो बसपा ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वहीं अखिलेश यादव भी किसी से पीछे नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश का मुकाबला सीधे तौर पर किन्हीं दो पार्टियों के बीच का मुकाबला अब नहीं रह गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सब तैयारियों के बीच वो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। आइए डालते हैं उस पर एक नजर। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है किसान आंदोलन, जो विपक्षी पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद भी साबित हो सकता है। बीजेपी ने किसानों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सारे पैंतरे अपना लिए, लेकिन सब बेकार, क्योंकि किसानों की जिद है कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी, जो सरकार पूरी करने को राजी नहीं है। बीजेपी की उम्मीद है कि वो चुनावों तक किसानों को मना लेगी, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और अपनी ही सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। साफ है, किसानों का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ है। उनके गुस्से का असर उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। चुनाव आते आते किसानों को बीजेपी अपने खेमे में कर पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे किसान आंदोलन को प्रदेश की विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने लिए अवसर में कितना बदल पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। किसानों के मुद्दे के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। उन्हीं में से एक मुद्दा है राम मंदिर का। कई दशकों से उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र का ये अहम हिस्सा भी रहा है। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मंदिर निर्माण के साथ ये मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। इस चुनाव में मंदिर बनवाने का श्रेय बीजेपी जरूर लेना चाहेगी, वहीं विपक्षी पार्टियां इसका क्रेडिट बीजेपी के बजाय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहेंगी। अब राम मंदिर का मुद्दा उठेगा तो अयोध्या की मस्जिद का भी जिक्र होगा। मस्जिद के साथ जिक्र होगा मुसलमानों का, उनके हक का और उनके लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का। यहां तक कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रस्तावित कानून बनाने को भी अलग अलग पार्टियों ने हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा और जनता को भी दिखाया। दरअसल चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुसलमान वाली बातें राजनेताओं के मुंह से ज्यादा सुनने को मिलती ही हैं। इसके अलावा बची कुची कसर पूरी करेगी कोरोना महामारी। इसे भी चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की कुव्यवस्था और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं दवाइयों के लिए मनमाने पैसे वसूलने की घटना। तमाम अस्पतालों में ना तो बिस्तर थे और ना ही डॉक्टर। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। यहाँ की जनता में अब दहशत नहीं है, लेकिन हाथरस मामला, विकास दुबे प्रकरण, कानपुर के व्यापारी की पुलिस चेकिंग के दौरान गई जान जैसे मामलों के बाद से राज्य में हो रही घटनाओं को विपक्षी पार्टियां सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेंगी। इन सब के अलावा कुछ दिनों पहले तक बीजेपी नेता अफगानिस्तान में तालिबान शासन की तुलना समाजवादी पार्टी से कर रहे थे। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जातिगत जनगणना, आरक्षण, विकास जैसे कुछ मुद्दे इस चुनाव में भी उठ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या जनता चुनाव में सब कुछ भुलाकर बीजेपी के लिए दोबारा वोट कर पाएगी, या फिर विपक्ष उन्हें कोरोना महामारी की डरावनी तस्वीर दिखाकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा। जनता इनमें से किस मुद्दे पर वोट करती है और किस पर नहीं, यानी किस पार्टी का निशाना ठीक जगह पर लग पाता है, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।